वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे जो कि पैथोफिजियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का हमारे पास फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और अभी हम इसका सेकेंड पार्ट मतलब जो लास्ट पार्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि डिजीज प्रोसेस क्या है, कि हमारे पास एक डिजीज किस तरह एक पर्सन को होती है। इसके बाद नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज भी पढ़ेंगे। इसी के साथ इस पार्ट के जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको भी हम मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले आपको पर डिजीज का पता होना चाहिए कि हमारे पास डिजीज क्या है। तो डिजीज कहते हैं फीलिंग ऑफ अनइजीनेस, मतलब कि एक पर्सन की अगर अनइजी फील करते हैं किसी भी वजह से, अगर उसके बॉडी के किसी भी फंक्शन, उसके थिंकिंग थॉट वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर वो पर्सन डिजीज पर्सन कहलाता है। अब हमारे पास है डिजीज प्रोसेस। डिजीज प्रोसेस ये है कि जब हम पढ़ते हैं कि इस पर्सन को ये डिजीज है, या जब हमारे पास डिजीज का नेम आता है तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमने पढ़ना होता है पैथोफिजियोलॉजी में। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये है कि द फोर एस्पेक्ट ऑफ डिजीज प्रोसेस दैट फॉर्म द कोर ऑफ पैथोलॉजी, मतलब कि वो फोर एस्पेक्ट किसी डिजीज के जो क्या करती है, जो उसकी ओवरऑल पैथोलॉजी को एक्सप्लेन करती है। तो वो हमारे पास कौन से? फर्स्ट है इट्स काज, जिसे हम एटियोलॉजी भी कहते हैं, कि जब भी हम डिजीज का नाम सुनेंगे तो सबसे पहले हमारे जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि इसका काज क्या है। मतलब अगर थ्रोट इन्फेक्शन है तो हम देखते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर हम जो है कोई जीआईटी ट्रैक्ट डिजीज का नाम सुनते हैं तो उसके बारे में हम सबसे पहले पूछते हैं इसका काज क्या है, कि वो कौन कौन सी चीजें जिसकी जो रीजन बनी ये डिजीज होने में। इसके बाद सेकेंड चीज हमारे पास क्या है कि द मैकेनिज्म ऑफ इट्स डेवलपमेंट, जिसे पैथोजेनेसिस भी कहते हैं। द स्ट्रक्चरल अल्टरेशन इंड्यूस इन द सेल एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। देखो, जब हमारे पास किसी पर्सन को डिजीज होती है तो सबसे पहले हम उस डिजीज का काज मालूम करते हैं, उसके बाद उस डिजीज के मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, कि मतलब अगर एक पर्सन के बॉडी में कोई पैथोजन वगैरह जाता है, सही है, जब पैथोजन वगैरह जाता है तो वो किस मैकेनिज्म के थ्रू कितने स्टेप्स को फॉलो करके वो क्या करता है, डिजीज काज करता है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बैक्टीरिया का, अगर आपके बॉडी में बैक्टीरिया जाती है, सही है, और वो क्या करती है, वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन काज करती है, लेकिन इस तरह नहीं करती, बल्कि उसमें ग्रोथ होती है, उसके नंबर इंक्रीज होंगे। आपके इम्यून सिस्टम ने अगर उसको ख़त्म नहीं किया तो इसके नंबर एक हद तक इंक्रीज हो जाते हैं और फिर वो आपके बॉडी में इन्फेक्शन काज कर लेते हैं। फिर उस इन्फेक्शन के साथ की वजह से आपके बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डैमेज होते हैं। तो ये जो फुल पैटर्न है किसी भी डिजीज के डेवलपमेंट का, उसके कहते हैं पैथोजेनेसिस। और ये हमारे पास सेकेंड एस्पेक्ट है डिजीज प्रोसेस का। थर्ड क्या है? थर्ड हमारे पास है साइन एंड सिम्टम। देखो, जब किसी पेशेंट को डिजीज हो गई, उसका काज मालूम हो गया, उस डिजीज का मैकेनिज्म मालूम हो गया कि ये किस तरह उसके बॉडी में डेवलप होगा। इसके बाद जब किसी पर्सन को डिजीज हो जाती है तो साइन एंड सिम्टम की बात आती है। वो कौन सी चीजें जिसकी वजह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन डिजीज पर्सन है, इस पर्सन को डिजीज है। तो उसमें हमारे पास सिम्टम्स आते हैं, साइन आता है। सिम्टम क्या है? सिम्टम हमारे पास एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। एमसीक्यूज के लिए आप ये याद रख लें कि जब भी हमारे पास सिम्टम की बात होगी, सिम्टम हमारे पास वो अलामात होते हैं किसी भी डिजीज के जिसका हमें पता नहीं चलता। जिस पर्सन को डिजीज होगी उसको खुद पता चलेगा। क्या मतलब? अगर किसी पेशेंट को नाजिया है, मतलब कि मतली आना, नाजिया हम कहते हैं मतली आना कि किसका, वो कहते हैं कि मेरा दिल कचा हो रहा है, तो वो क्या है, वो सिर्फ उस पर्सन को पता होगा, हमें इस पर्सन को देखकर हम ये मालूम नहीं कर सकते। इसके बाद पेन, अगर किसी पेशेंट को पेन है तो हमें पता नहीं चल सकता कि इस पर्सन को पेन है। हाँ, एक हद तक पेन बढ़ जाए और वो फिजिकल एक्सप्रेशन के थ्रू शो करे तो वो फिर साइन में आता है। बेसिकली अगर किसी पेशेंट को पेन है तो वह हम उससे पूछेंगे कि आपको पेन है, कितना है, सख्त है, ज्यादा है, किस जगह पे है, किस टाइप का है, सही है। तो हमारे पास डिजीज का थर्ड स्टेप कौन सा है कि साइन एंड सिम्टम है। सिम्टम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, जो पेशेंट से हम पूछ के जो है क्या करेंगे हमें पता चलेगा। इसके बाद हमारे पास है साइन। साइंस क्या है कि
साइन हमारे पास ऑब्जर्वर उसको देख सकता है। किस तरह बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, कहाँ पे रैशेस आपको आते हैं, कहीं पे वुंड है, कहीं पे रेडनेस है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमारे पास वो पेशेंट या उसका कोई डॉक्टर या नर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो एक किसी पेशेंट में देख सकता है। तो हमारे पास साइन एंड सिम्टम का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। साइन को ऑब्जेक्टिव फिनोमिना भी कहते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमारे पास साइंड्रोम क्या होते हैं कि जब किसी भी वजह से, किसी भी डिजीज की वजह से किसी पेशेंट में एक से ज्यादा सिम्टम अपीयर हो, एक से ज्यादा सिस्टम उसके फंक्शन करना छोड़ दे या उनका फंक्शन खराब हो जाए, तो फिर उसको कहते हैं साइंड्रोम। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि डाउन साइंड्रोम, तो डाउन साइंड्रोम में फिर क्या होता है, उसको साइंड्रोम क्यों कहते हैं? उसको साइंड्रोम इस वजह से कहते हैं कि उस पेशेंट का हमारे पास जो है शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, उसका जो है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका खराब होता है। इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, उस डिफरेंट टाइप ऑफ उसको डिजीज होती है, शॉर्ट नेक उसका होता है, HCV HBV ये ज़्यादा होती है, उसको हार्ट प्रॉब्लम भी ज़्यादा आती है। तो ये क्या है, ये फिर हमारे पास सिंड्रोम आता है कि जब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम हो किसी पेशेंट में, तो उसको फिर कहते हैं साइंड्रोम। यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम का बात हुई है, तो कुशिंग सिंड्रोम हमारे पास जब कार्टिकल हार्मोन की एबनॉर्मेलिटी आ जाए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन जो है वो इफेक्ट होते हैं, तो फिर तब हम इसको सिंड्रोम कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये तीसरा डिजीज प्रोसेस का स्टेप था जिसमें ये तीन चीजें आती हैं। इसके बाद द फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉर्फोलॉजिक चेंज, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और आउटकम। इसके बाद क्या है कि किसी पेशेंट में अगर डिजीज होती है, उसकी वजह से उसके सेल डैमेज होते हैं, साइन एंड सिम्टम उसके अपीयर होंगे, लेकिन उस डिजीज की वजह से उसके बॉडी में कौन सा ऑर्गन, कौन सा फंक्शन क्लियरली डैमेज हो सकता है, तो फिर वो हमारे पास आ जाते हैं फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस में। किस तरह, अगर हमारे पास जो है किसी पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम है, सही है, तो काज क्या होगा, काज उसका स्टोन वगैरह हो सकता है, काज कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद मैकेनिज्म, वो आप जो उसका पैटर्न है जिसको हम यहाँ पे सेकंड स्टेप एक्सप्लेन कर लें कि मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा। मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ये होगा कि उसके जो किडनी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें डैमेज आना शुरू हो जाता है, वहाँ पे सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उसके जो हमारे पास नेफ्रॉन होते हैं, जो फंक्शनल पार्ट है किडनी के, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उसमें फिर थर्ड स्टेप्स क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि उसको यूरिनरी प्रॉब्लम होगी, यूरिन इनकॉन्टिनेंस उसको हो सकता है, उसके हमारे पास RFTs वगैरह, उसके यूरिया, प्रोटीनूरिया हो सकता है कि उसके यूरिन में प्रोटीन वगैरह ये चीज़ें आएंगी। ये साइन एंड सिम्टम, उसको पेन भी हो सकता है, फ्लैंक पेन जो हमारे पास कहते हैं, उसको जनरल बॉडी वीकनेस वगैरह ये चीज़ें होती हैं, ये उसके आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम में। ये जो लास्ट स्टेप्स हैं, जो मेरा मकसद था कि ये आपको समझ आ जाए, लास्ट स्टेप क्या होगा कि उसकी किडनी डैमेज हो सकती है, उसकी किडनी का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस वो फुल के फुल डैमेज हो सकता है। तो ये 4 डिजीज प्रोसेस हमारे पास होता है कि एक डिजीज में ये 4 चीजें हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी में या पैथोफिजियोलॉजी में। अब हम एक एक करके एक्सप्लेन कर लें कि एटियोलॉजी और काज क्या है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ काजेज हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटियोलॉजी हो सकती है किसी भी डिजीज की, एटियोलॉजी भी काज को कहते हैं, सही है। फर्स्ट हमारे पास है इंट्रिंसिक और जेनेटिक। इंट्रिंसिक या जेनेटिक मतलब बुनियादी। कुछ डिजीज हमारे पास जेनेटिक होते हैं, जिस तरह डायबिटीज हो गया, इस तरह हमारे पास जो है हीमोफीलिया, या हमारे पास जो है और भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर है, डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें डायबिटीज़ का मैंने आपको बता दिया। तो शुगर क्या है कि अगर आपके पेरेंट्स में है तो आपके बच्चों में भी फिर वो होता है, वो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। तो ये डिजीज़ का काज क्या हो गया हमारे पास, जेनेटिक। इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, आप नेट पे सर्च कर लें, थैलेसीमिया, डायबिटीज़, ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया, बहुत सी चीज़ें डिजीज़ हमारे पास जो है क्या है वो जेनेटिक होते हैं। इस तरह हमारे पास सिकल सेल एनीमिया भी इसी तरह है। इसके बाद सेकंड हमारे पास है कंजेनिटल। कंजेनिटल कौन से डिफेक्ट होते हैं? कंजेनिटल डिफेक्ट होते हैं बाय बर्थ। 5th सेमेस्टर में पीडियाट्रिक में जब आप पढ़ेंगे तब आप कंजेनिटल डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है वो पढ़ेंगे वहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ। कंजेनिटल क्या होते हैं?
कि इसमें ऐसा नहीं है कि बाप में जेनेटिक प्रॉब्लम होगी तो बच्चे में नहीं, बल्कि बच्चा जब बनता है तो उसके क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है या उसके एम्ब्रियो में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और बच्चे में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज आते हैं। जिस तरह हमारे पास हार्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज है, VSD आ गया, ASD आ गया, PDA आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हैं जो बाई बर्थ पेशेंट को हमारे पास बच्चों को होते हैं, तो वो भी हमारे पास काज हो सकता है किसी भी डिजीज का। थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास है एक्वायर्ड जो हमारे पास, जिसके हमारे पास लाखों करोड़ों मिसालों आपको इसके एक्वायर्ड काज की मिलेंगी कि हमारे पास किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है। आजकल कोविड चल रहा है, कोविड इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम किसी को हो सकती है, बुलिमिया नर्वोसा, फूड पॉइजनिंग, और भी हमारे पास डायबिटीज़ वगैरह ये चीज़ें हो सकती है। केमिकल प्रॉब्लम उसको हो सकती है, कोई केमिकल्स वगैरह ले ले या केमिकल्स की वजह से किसी के बॉडी में कोई चेंजेस आ जाती है, किसी हमारे पास मेडिसिन वगैरह का रिएक्शन हो जाता है। फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल कोई स्ट्रेन आता है, मस्कुलर प्रॉब्लम, बोन प्रॉब्लम, तो हमारे पास एक्वायर्ड में तमाम चीज़ें आती हैं जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपको डिजीज़ हो सकती है। एक हमारे पास है इडियोपैथिक, एक हमारे पास है इडियोपैथिक अक्सर कुछ डिजीज इस तरह होती है जिसके मेन काज का हमें पता नहीं चलता, बस हमें सिर्फ पता चलता है कि इस पेशेंट को डिजीज हो गई है, इसकी वजह से इसका ये फंक्शन में प्रॉब्लम है। द कंसेप्ट हाउ एवर ऑफ वन एटियोलॉजिकल एजेंट फॉर वन डिजीज डेवलप फ्रॉम द स्टडी ऑफ इन्फेक्शन और सिंगल जीन डिसऑर्डर इज नो लॉन्गर सफिशिएंट। तो ये हमें कहता है कि अगर एटियोलॉजिक एजेंट हम देख लें कि एक डिजीज होगी तो उसका काज भी एक होगा, सिंगल जीन डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, या हमारे पास क्या है कि डिजीज होते हैं तो उसका अपना एक स्पेसिफिक काज होता है। सही है, वो बात सही है, लेकिन आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काजेस की वजह से भी आपको डिजीज हो सकते हैं। किस तरह? मतलब ये है कि आज जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो हमारे पास जो है ये फ्लू वगैरह ये चीज़ें बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका इन्वायरमेंट इस तरह हो जाता है कि आप ससेप्टेबल हो जाते हैं इस तरह के डिजीज़ वगैरह के लिए। तो हमारे पास किसी भी डिजीज़ के लिए एक से ज़्यादा काजेज हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी डिजीज़ का सिर्फ एक काज होगा। अब जेनेटिक एटियोलॉजी भी हो सकती है। एन इंडिविजुअल जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल डिफेक्ट। हमारे पास जो है क्या है कि किसी भी डिजीज के लिए कोई जेनेटिक फैक्टर भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, एक जीन। जिस तरह हमारे पास अगर किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है, किसी पेशेंट को थैलेसीमिया है, किसी पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है, तो वो क्या होता है? वो ये होते हैं कि वो जीन डिफेक्टिव जीन पेरेंट से जो है बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। सही है, तो उसमें क्या हो जाता है, फिर उस जीन की वजह से उस हमारे पास बच्चे में क्या होता है, वो फुल डिफेक्ट आ जाता है। जिस तरह हमारे पास डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम एक ही जीन की वजह से जो पेरेंट से ट्रांसफर होगा उसकी वजह से पेशेंट में क्या हो जाती है, अलर्ट ऑफ डिजीज सिंड्रोम वगैरह डिफरेंट टाइप ऑफ साइन सिम्टम उसमें आ जाती है, तो उसको कहते हैं जेनेटिक एटियोलॉजी। सही है कि अक्सर हमारे पास जो है जेनेटिक प्रॉब्लम होगी तो उसकी उसमें साफ लिखा होता है, पेशेंट के फाइल में साफ लिखा होता है कि जेनेटिक एटियोलॉजी मतलब डाउन सिंड्रोम वगैरह उसको है। इसके बाद कंजेनिटल डिजीज क्या है कि द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज इंटैक्ट। जेनेटिक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो जीन्स होंगे बच्चे के वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, जेनेटिक प्रॉब्लम उसको नहीं होगी, बट अदर फैक्टर इन एम्ब्रियो इंट्रायूटेराइन इन्वायरमेंट इंटरफेयर विद नॉर्मल डेवलपमेंट। कि जब हमारे पास बच्चा जो है एम्ब्रियो जो है वो माँ के पेट में होती है, यूट्रस वगैरह में होती है, वहाँ का इन्वायरमेंट उसकी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाए, या जो है उसकी मदर को कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, या उसकी मदर हमारे पास अल्कोहल एब्यूज़ है, या कोई और प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उसके बच्चे में डिफेक्ट आ जाता है, तो फिर उसको हम कहते हैं कंजेनिटल। क्योंकि कंजेनिटल वो तमाम डिजीज कहलाते हैं जो बाई बर्थ जो बच्चा पैदा होते ही अपने साथ लेकर आता है, तो उसको कंजेनिटल डिजीज कहते हैं। प्रेजेंट एट बर्थ बट मे नॉट बी रिकॉग्नाइज आर रिकॉग्नाइजेबल एट दैट टाइम। क्या होते हैं कि बर्थ के टाइम में भी उस बच्चे में होते हैं, लेकिन अक्सर हमारे पास उस टाइम पे क्या होते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते, उस टाइम आपको पता नहीं होता, फिर कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में जो है फिर आप देख लेते हैं कि हाँ इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है और ये क्या है, कंजेनिटल है। किस तरह की जो हमारे पास कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम है तो उसमें मैक्सिमम इस तरह है कि वो बाई बर्थ
जो है बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और नॉर्मली हर बच्चे का होता है, लेकिन 1-2 हफ्तों के बाद वो नॉर्मल बच्चे के वो डिफेक्ट जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, जो हमारे पास उसके हार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ होल्स होते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को कंजेनिटल प्रॉब्लम है तो वो जो नॉर्मल टाइम पे किसी बच्चे का क्लोज होगा, इसका फिर क्लोजर नहीं होता और वो डिफेक्ट के साथ हमारे पास वो बच्चा होता है। Cystic fibrosis is a genetic disease whereas fetal alcohol syndrome is the result of mother alcohol intake which produce congenital abnormality in genetically normal infant। जो हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें हमारे पास सिस्ट टाइप बन जाते हैं बच्चे के लंग्स वगैरह पे, क्रियास वगैरह पे, वो तो जेनेटिक डिजीज है। लेकिन जो फेटल अल्कोहल सिंड्रोम है, फेटल अल्कोहल सिंड्रोम किसे कहते हैं कि जब हमारे पास कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान भी वो अल्कोहल यूज करती है, तो फिर क्या होता है, उस अल्कोहल की वजह से उसके बच्चे के ब्रेन पे और उसके बाकी डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे इंतहाई बुरा असर पड़ता है, उसका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है इस वजह से। तो वो हमारे पास फिर क्या है, वो कंजेनिटल डिजीज है। अब हम आ जाते हैं एक्वायर्ड डिजीज पे। तो एक्वायर्ड डिजीज हमारे पास लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ etiology occur after birth could be classified as inflammatory, vascular growth, metabolic disorder, degenerative, drug induced, infective etc। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है कि आपको किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, आपको कोई वास्कुलर प्रॉब्लम आ जाती है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम आपको हो जाता है, आपकी ग्रोथ सही से नहीं होती, बोन प्रॉब्लम आपको होता है, मस्कुलर प्रॉब्लम होता है। तो ये तमाम हमारे पास किस चीज़ में आती है, एक्वायर्ड डिजीज में आती है। जीन्स एंड डेवलपमेंट आर नॉर्मल but other factor encountered later produce the disease like tuberculosis, emphysema, hepatitis etc। congenital could be genetic और नॉन जेनेटिक जर्मन मीजल। देखो जो कंजेनेटल डिफेक्ट होते हैं बच्चों में बाई बर्थ वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, जिस तरह हमारे पास हीमोफीलिया है। तो जो हमारे पास कंजेनेटल डिफेक्ट है बाई बर्थ वाले, तो वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, मतलब वो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर हो सकते हैं, या इस तरह ट्रांसमिसिबल डिजीज जो हमारे पास होते हैं, तो वो जिस तरह हमारे पास हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया हमारे पास एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपके पास प्लेटलेट्स वगैरह कम होते हैं, तो ये बाई बर्थ भी आपको होगा और ये क्या होगा, जेनेटिक होगा। मतलब अगर आपको है तो आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद नॉन जेनेटिक भी हो सकते, जिस तरह जर्मन मीजल है जिसकी वजह से आपको सोर थ्रोट, फीवर, ये चीजें होती है, तो वो क्या है, वो बाई बर्थ बच्चों को हो सकते हैं लेकिन वो जेनेटिक नहीं होते, मतलब बच्चा अपने आने वाले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसमें जीन इन्वॉल्व नहीं होते। अब आ जाते हैं पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस मतलब कि अगर आपको डिजीज होती है तो वो डिजीज किस तरह आपको इफेक्ट करती है, उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पैथोजेनेसिस रिफर टू सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द रिस्पांस ऑफ सेल और टिश्यू to the etiological agent from the initial stimulus to ultimate expression of a disease। कि आपके बॉडी में कोई भी डिजीज एजेंट इंटर हो गया है, सही है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हम इन्फेक्टिव डिजीज की बात करें तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इंटर हुए, तो उस टाइम से लेके आप में एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज अपेयर होने तक जो ये तमाम स्टेप्स हैं, ये प्रोसेस, ये पैथोजेनेसिस में आते हैं। मतलब आपके बॉडी में बैक्टीरिया इंटर होता है, वो किस तरह आपके सेल्स को एक दूसरे के बाद डैमेज करते हैं, उसके बाद किस तरह आप में साइन एंड सिम्टम अपेयर होते हैं, किस तरह आप डिजीज पर्सन कहलाते हैं। तो ये फुल जो हमारे पास स्टेप्स हैं ये इसको पैथोजेनेसिस कहते हैं। The study of pathogenesis remain one of main domain of pathology even when the initial infection or molecular cause is known. It is many steps removed from the expression of a disease। क्या है कि अगर हमारे पास जो पैथोजेनेसिस के स्टेप्स हैं, इसकी स्टडी जो है ये पैथोलॉजी में इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिजीज का डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं, प्रोग्रेस होता है, सही है। इवन दो कि आपको पता है कि इस पर्सन को बैक्टीरियल डिजीज है या इस पर्सन को मतलब कोविड है, तो हम देखते हैं कि अक्सर कोविड कुछ लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, कुछ को कम इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पैथोजेनेसिस है, हमारे पास जो प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज है, ये डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है उनके इम्यूनिटी पे, डिपेंड करता है उनके बाकी लाइफस्टाइल वगैरह पे, सही है। तो हमारे पास पैथोजेनेसिस जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजी में, कि हमें हर डिजीज के पैथोजेनेसिस का पता हो। पैथोजेनेसिस कहते भी हैं मैकेनिज्म ऑफ डिजीज को।
For example, to understand cystic fibrosis is to know not only the defective gene and gene product but also the biochemical, immunologic and morphological event leading to formation of cyst and fibrosis in the lungs, pancreas and other organs. देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आपके पास जीन में डिफेक्ट आता है और इस वजह से आपके पास फाइब्रोसिस्ट वगैरह बन जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है लंग्स की, पेनक्रियास की और हमारे बॉडी के जो आर्गन है। सही है, तो क्या है कि हम सिर्फ इसका ये नहीं देखेंगे कि ये डिफेक्ट जीन की वजह से है, नहीं, बल्कि हम ये देखते हैं कि इस वजह से आपके पास क्या है, बायोकेमिकल इवेंट कौन से है, आपके इम्यूनोलॉजिकल कौन से एस्पेक्ट्स हैं, आपके बॉडी में कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं इस डिफेक्टिव जीन की वजह से, जिसके बाद आपको सिस्ट और फाइब्रोसिस आपके बॉडी में बनते हैं। तो हमारे पास क्या है, पैथोजेनेसिस हमें ये बताते हैं कि हम डिजीज के सिर्फ एक एस्पेक्ट्स को नहीं देखेंगे बल्कि जब ओवरऑल हम उसको फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स जब डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, स्टडी करते हैं तो वो पैथोजेनेसिस में आता है। मतलब कि डिजीज एक्यूट है या क्रॉनिक है। एक्यूट वो जिस बिफोर 6 मंथ, मतलब जिसका ड्यूरेशन कम हो, एक्यूट उसे कहते हैं, सिवियरिटी ज़्यादा हो, ड्यूरेशन कम हो। क्रॉनिक हमारे पास क्या है, क्रॉनिक जिसकी सिवियरिटी कम हो लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा हो। जिस तरह हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जिस तरह हमारे पास डायबिटीज़ हो जाता है, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो क्रॉनिक होते हैं। वो स्लोली जो है वो आपके किसी ऑर्गन को इफेक्ट भी करते हैं और स्लोली जो है उनकी फिर आपके पास क्या होती है, रिकवरी, ट्रीटमेंट वगैरह अगर ट्रीटेबल हो तो उसकी स्लोली रिकवरी या ट्रीटमेंट होती है हमारे पास। तो कोई डिजीज एक्यूट होगी, क्रॉनिक होगी, ये पैथोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे। लोकल है और सिस्टमेटिक। लोकल मतलब किसी जगह पे स्कार, किसी जगह पे पेन, किसी जगह पे जख्म वगैरह बन गया या आपका कोई सिस्टम इन्वॉल्व है, मस्कुलर सिस्टम उसने इफेक्ट किया है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा इफेक्ट किया है, तो ये भी हम पढ़ते हैं। फोकल और डिफ्यूज। फोकल मतलब किसी एक जगह पे आपको इफेक्ट करता है या एक जगह पे काज हो कि आपके बॉडी में डिफरेंट जगह पे ये घूम के आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को इफेक्ट करता है। तो आप किसी भी डिजीज के जब तमाम चीजें देखते हैं, उसकी तमाम चीजें स्टडी करते हैं, तो इसको फिर हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। तो अभी आप लोगों को पैथोजेनेसिस के बारे में पता चल गया होगा। इसके बाद मार्फोलॉजिक चेंजेस। मार्फोलॉजी कहते हैं स्ट्रक्चर को। देखो जब भी कोई डिजीज एजेंट, जब भी हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में जाएगा तो ये हमारे बॉडी के सेल्स के मॉर्फोलॉजी को चेंज कर लेते हैं, उनको फंक्शन को चेंज कर लेते हैं, डैमेज कर लेते हैं। ट्यूमर की जब हम बात करें, ट्यूमर हमारे पास एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एंड ट्यूमर्स ऑफ लिम्फोसाइट दैट लुक मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल मे हैव वाइडली डिफरेंट कोर्सेज, थेराप्यूटिक रिस्पांस एंड प्रोग्नोसिस। सही है, अब देख ले, जो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर है या जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स ट्यूमर है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास एक सिस्टम है हमारे बॉडी का जिसमें हमारे पास WBC ये तमाम चीज़ें होती है। तो लिम्फोसाइटिक सिस्टम का एनाटमी फिजियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, और इसका लेक्चर मैं बहुत जल्द अपलोड भी कर लूँगा, तो वहीं से जाके आप ये देख सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर या लिम्फेटिक ट्यूमर जब आप देखते हैं तो दोनों की शेप एक जैसी होती है, मतलब उसकी अपेयरेंस एक जैसी होती है, लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं, उनका कोर्स ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट है। सही है, उनका जो कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है, वो जिस स्पीड से आपके बॉडी में फैलता है वो डिफरेंट है, उनके थेराप्यूटिक रिस्पांस भी डिफरेंट होते हैं। मतलब हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर अगर जिस मेडिसिन को सही रिस्पांस देता है तो जरूरी नहीं है कि लिम्फेटिक ट्यूमर भी उस चीज़ को रिस्पांस देगा। उसकी प्रोग्नोसिस, जो उस मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, मैकेनिज्म ऑफ स्प्रेड है, वो भी डिफरेंट होता है। लिहाजा हमारे पास पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में यही चीज़ हम पढ़ते हैं कि हर डिजीज का अपना जो सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेस होता है वो कौन सा है। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट ऑफ डिजीज है। कंसेप्ट ऑफ डिजीज, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज नजर आ रही हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या है कि डिजीज के बारे में पहले वक्तों में डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट थे कि हमारे पास डिजीज क्यों होता है। तो इसमें कुछ थ्योरीज मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद सर्च कर लें नेट पे, इसके एक्सप्लेनेशन के साथ आप देख लें कि हमारे पास किस थ्योरी की बेस पे कंसेप्ट ऑफ डिजीज क्या था। तो हमारे पास फर्स्ट है कि
पुनेटिव थ्योरी। पुनेटिव थ्योरी क्या कहती है? पुनेटिव थ्योरी कहती है कि इसमें लोगों का कंसेप्ट ये था कि किसी पर्सन की जो डिजीज है वो डिपेंड करता है उसके बिलीफ टुवर्ड देयर गॉड। अगर अल्लाह की तरफ अगर गॉड की तरफ, उनके गॉड की तरफ उनका एटीट्यूड अगर अच्छा है तो वो हेल्थी होंगे, अच्छा नहीं है तो वो हेल्थी नहीं होंगे। मतलब ये उनका अपना एक कंसेप्ट था। इसके बाद हमारे पास डिविलिस्टिक थ्योरी आती है। डिविलिस्टिक थ्योरी क्या आती है कि किसी पेशेंट को अगर डिजीज होती है, ये आप मेंटल हेल्थ में भी खैर पढ़ लेंगे कि किसी पेशेंट को अगर डिजीज होती है तो शैतानी कुव्वत, शैतानी आत्मा उसके बॉडी में आ जाती है और उस वजह से उसकी क्या होती है? डिजीज होती है। तो ये हमारे पास थ्योरीज थी, ये हमारे पास कंसेप्ट थे पहले लोगों के। इसके बाद बीइंग्स थ्योरी, फॉर ह्यूमर थ्योरी, ये आप खुद देख ले। यंग एंड यिंग प्रिंसिपल क्या बताता है? यंग एंड यिंग ये जापानीज का अपना एक कंसेप्ट था कि यंग कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड को, आपके मस्कुलाइन एनर्जी को, यिन कहते हैं आपके नेगेटिव एटीट्यूड को, कमजोरी वगैरह को। जब इन दोनों में आपके पास बैलेंस होगा, पर्सन हेल्थी होगा। इम्बैलेंस आ जाते हैं तो तब किसी पेशेंट में क्या आ जाती है? डिजीज आ जाती है। इसके बाद मियास्मा थ्योरी। मियास्मा थ्योरी क्या कहती है? मियास्मा थ्योरी कहती है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट बीमार होते हैं या हमारे पास किसी जगह पे वबा आती है, कोई बीमारी आ जाती, तो ये किस वजह से? ये हमारे पास पॉल्यूटेड एयर की वजह से आती है। उस जगह की आबो हवा खराब हो जाती है, फिर उस वजह से वहाँ के लोगों को क्या होती है? वहाँ के लोगों को डिजीज काज हो जाती है। तो देखो ये हमारे पास कंसेप्ट थे। इसके बाद जम थ्योरी। जम थ्योरी लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे माइक्रोबायोलॉजी में, कि वो कहते थे कि हमारे पास जो भी डिजीज होती है उनके बिहाइंड एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी वजह से हमारे पास डिजीज होती है। जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो वहाँ पे आपको डिजीज नहीं होगी। तो देखो ये जितनी भी हमारे पास थ्योरी है तो इसमें बहुत से फेल भी हो गए और ये हमारे पास अभी इनको ट्रू कंसिडर नहीं किया जाता। थोड़े बहुत फैक्टर इनके इन्वॉल्व होते हैं लेकिन बाकी इसमें कुछ वो नहीं होता। ये लोगों के वैसे कंसेप्ट थे। तो जम थ्योरी तो हमें ये कहती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तब आपको डिजीज होंगी। हर डिजीज का बेस के बिहाइंड एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। नहीं, हमारे पास जेनेटिक डिजीज भी होते हैं, न्यूट्रिशनल डिजीज भी होते हैं और भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होते हैं। इसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारे पास एक ट्राइएड यूज होता है, आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे भी, और नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, इसी पैथोफिजियोलॉजी में भी आपका एक लेक्चर आएगा, उसमें भी आप ये पढ़ेंगे कि हमारे पास इन्वायरमेंट, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक इन्वायरमेंट, सही है, यहाँ पे हमारे पास वो पर्सन जिसमें डिजीज होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? डिजीज एजेंट जो क्या करता है? जो वो डिजीज काज करता है। जब इन तीनों के दरमियान कनेक्शन होगा तो किसी पेशेंट को डिजीज हो सकती है। मतलब वो एजेंट जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के थ्रू किसी पर्सन में चला जाता है और उस वजह से उस पेशेंट को डिजीज हो जाती है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है कि अगर किसी पेशेंट को कोविड है, सही है, किसी पेशेंट को कोविड है और आप उसके साथ बैठते हैं, नज़दीक जाते हैं, तो एनवायरनमेंट के थ्रू वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप में आ जाते हैं। हाँ, अगर आप इन्वायरमेंट को ब्लॉक कर ले, मतलब आप मास्क वगैरह लगा लें, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इंटर ना हो, तो आपने इस ट्राइएड को क्रॉस कर लिया, इसके चेन को आपने ब्रेक कर लिए, तो फिर आपको डिजीज नहीं होगी। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड का है। इसके बाद मल्टी फैक्टरल थ्योरी। मल्टी फैक्टरल थ्योरी जो वेब ऑफ अ डिजीज काजेशन है, जो कि अप टू सम एक्सटेंट मॉडर्न भी है, कि इसमें ये होता है कि आपके पास किसी पेशेंट को अगर डिजीज होती है तो उसमें अलॉट ऑफ एजेंट हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। उसमें जेनेटिक फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइफस्टाइल, तमाम मैक्सिमम चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास उसमें क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। वो एक व्हील ऑफ काजेशन होता है, एक वेब जाल टाइप होता है, सही है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे डिजीज के बारे में, लिहाजा हर एक लाइन डिफिनीशन आप याद रख लें, क्योंकि इससे आप लोगों का एमसीक्यूज है वो आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, वैसे भी ये आपको आना चाहिए। इसके बाद फैक्टर ऑफ डिजीज काजेशन। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर आर द फैक्टर विच क्रिएट अ स्टेट ऑफ ससेसिबिलिटी मेकिंग द होस्ट वल्नरेबल टू द एजेंट। हमारे पास प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर वो फैक्टर जो अगर आपके बॉडी में होते हैं, जो आपके पास होते हैं, तो आप क्या होते हैं कि आप हाई रिस्क पे होते हैं कि आपको क्या होता है? आपको कोई डिजीज हो जाए। मतलब वो आपको डिजीज के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। मतलब कि एज क्या है? हमारे पास छोटे बच्चों
में ज़्यादा डिजीज़ होते हैं, बूढ़ों में ज़्यादा डिजीज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसको जो है सेल्फ प्रोटेक्टिव पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती। सेक्स भी डिपेंड करता है किस तरह। हमारे पास फीमेल में ये डायबिटीज़, ये ओबेसिटी, ये चीज़ें ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी वगैरह ये चीज़ें। तो ओबेसिटी जो है, फीमेल में ओबेसिटी जो है वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, सही है। फीमेल जो है वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है कि उसमें ओबेसिटी इजीली हो सकती है, सही है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो कैंसर होते हैं, लंग कैंसर वगैरह, तो वो मेल में ज़्यादा होते हैं, सही है। तो ये आपका क्या है, एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। इसके बाद प्रीवियस इलनेस भी होती है। प्रीवियस इलनेस किसे कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट ने अभी जो है टाइफाइड गुजारा हो, तो टाइफाइड क्या करता है, वो आपके इंटेस्टाइन वगैरह को इफेक्ट करता है। अगर किसी पेशेंट ने टाइफाइड गुजारा है, उसके बाद उसको जो है इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो आपको क्या करते हैं, जो स्टेट ऑफ सेसिबिलिटी पर ले आ जाते हैं, आपको ज़्यादा वल्नरेबल करते हैं। वल्नरेबल मतलब कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो डिजीज हो जाए। Enabling factor are those which assist in development of or recovery of a disease। सही क्या है कि आपके enabling फैक्टर वो होते हैं जो या तो आपके डिजीज डेवलपमेंट ऑफ डिजीज में क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, उसको और भी इंक्रीज करेंगे, या आपकी रिकवरी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। किस तरह? हाउसिंग कंडीशन अगर आपका साफ सुथरा है तो आपकी रिकवरी तेजी होगी किसी भी डिजीज से। अगर हाउसिंग कंडीशन आपका पोल्यूटेड है, अनहाइजीनिक है, वहाँ पे सफाई वगैरह का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, तो फिर आपकी डिजीज डेवलपमेंट या जो आपको डिजीज है उसकी रिकवरी आपकी कम से कम होगी। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी इफेक्ट करता है। किस तरह कि अगर किसी गरीब पर्सन को की कोई बीमारी वगैरह होती है तो ऑलरेडी जो है उसके पास गुर्बत वगैरह की हमारे पास क्या है, वो टेंशन अलग से होती है। डिजीज, उसके मेडिसिन वगैरह, सही से खाना पीना, ये चीज़ें नहीं होती, तो क्या कहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वो रिकवरी में भी आपको असिस्ट करता है, और आपके पास क्या करता है, डिजीज प्रोग्रेस में भी आपके पास क्या करते हैं, उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं एनेबलिंग फैक्टर। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें। इसके बाद precipitating factor are those which are associated with immediate exposure to disease agent or onset of a disease। क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर जिस अगर आप में हो तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से आपका एक्सपोजर किसी भी डिजीज की तरफ इंक्रीज हो जाता है। मतलब ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, जब आप कंटेमिनेटेड वाटर लेंगे तो कंटेमिनेट वाटर किस तरह होता है, उसमें जम्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये कहें ये आपके पास प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर है कि वो कंटेमिनेटेड वाटर आपके बॉडी में जाएगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जाएंगे, ये एक्युमुलेट होते हैं, फिर आपको डिजीज हो जाती है। ये डिजीज फैक्टर इमीडिएट क्या करते हैं, उसको एक्सपोजर को इमीडिएट करता है, और डिजीज एजेंट या ऑनसेट ऑफ अ डिजीज को क्या करता है, स्पीड अप करता है। इसके बाद क्लोज कांटेक्ट विद अ केस ऑफ पल्मोनरी टीबी, किसी पेशेंट को पल्मोनरी टीबी है, उसके साथ आप क्लोज रहते हैं, उसके साथ चीज़ें शेयर करते हैं, तो फिर क्या है, ये प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, ये डायरेक्ट आपको भी वो टीबी हो सकती है। इसके बाद reinforcing factor are those which aggravate an already existing डिजीज। री फैक्टर क्या है कि अगर हमारे पास किसी पेशेंट को कोई डिजीज है, सही है, और वो डिफरेंट फैक्टर को एक्सपोज है, तो उन फैक्टर की वजह से उसकी वो डिजीज और भी इंक्रीज और भी सीवियर हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कोई पेशेंट हमारे पास डायबिटिक है, सही है, तो कोई पेशेंट अगर हमारे पास डायबिटिक है लेकिन वो अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखता, उसमें ओबेसिटी भी आ रही है, तो ये ओबेसिटी क्या है, ये रीइंफोर्सिंग फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये उसके और डायबिटीज मेलेटस जो उसका डिजीज है, डिसऑर्डर है, ये उसको और भी एग्रीवेट करता है, उसको और भी सीवियर बनाता है। तो ऐसे फैक्टर जो आपके एग्जिस्टिंग डिजीज को और भी इंक्रीज करे तो उसको रीइंफोर्सिंग फैक्टर कहते हैं। ये तमाम आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले डिफिनेशन। अब हम आ जाते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज पे मेरा एक लेक्चर भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहीं से जाके आप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज को भी देख सकते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज किसे कहते हैं। देखो, ये हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी में इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है कि जब किसी पेशेंट को कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में इंटर होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में इंटर होने से लेके उसके बॉडी में एंड तक
या उसमें जो हमारे पास डिजीज एजेंट है उसकी वजह से उस पेशेंट की डेथ हो जाए, या उस पेशेंट की रिकवरी हो जाए, या उस पेशेंट की डिसेबिलिटी हो जाए। तो ये जो फुल प्रोसेस है इसमें आप क्या करेंगे, खुद से कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे। तो ये फुल प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज। Natural history of a disease refer to progress of a disease process in an individual over time in the absence of intervention। कि किसी पेशेंट में अगर डिजीज एजेंट उसके बॉडी में इंटर होता है और उस डिजीज एजेंट का प्रोग्रेस उसके बॉडी में विदाउट एनी इंटरवेंशन जो है हमारे पास है, इसको कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज। The natural history of a disease describes the course of disease in an individual starting from the moment of exposure to the causal agent till one of possible outcome occur। देखो किसी पर्सन के बॉडी में कोई जो है डिजीज एजेंट इंटर हो गया, उसकी वजह से उसे डिजीज हो गई, तो इसके हमारे पास 3 रिजल्ट आ सकते हैं। पहला रिजल्ट ये होगा कि उससे उसकी रिकवरी हो सकती है। दूसरा, उससे उसके बॉडी में कोई डिसेबिलिटी आ सकती है, कोई फैक्टर, कोई ऑर्गन वगैरह उसका इफेक्ट हो सकता है। तीसरा, उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हमारे पास डिजीज एजेंट की एंट्री से लेके ये 3 आउटकम तक जब एक डिजीज का प्रोसेस होता है, प्रोग्रेस होता है, और उसमें हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं करते, तो इस प्रोग्रेस को कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज। देखो ये हमारे पास नॉर्मल पेशेंट में हम ये नहीं करते, ये तो हम अपनी स्टडी के लिए करते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि ये डिजीज एजेंट किस तरह प्रोग्रेस करता है, इसका हम किस तरह रोक सकते हैं। इसमें फिर हमारे पास क्या है, इंडक्शन है, टाइम टू डिजीज इनिशिएशन। इसमें वो डिजीज कितने टाइम में आपके पास किसी पर्सन के बॉडी में इनिशिएट होता है। इसके बाद इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन किसे कहते हैं, इंक्यूबेशन इसे कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट के बॉडी में कोई डिजीज एजेंट इंटर हो गया, उससे लेके उस पेशेंट के बॉडी में साइन सिम्टम अपीयर होने तक ये इंक्यूबेशन पीरियड है, तो वो भी हम देखते हैं। इसके बाद लेटेंसी पीरियड। लेटेंसी वो पीरियड होता है कि किसी पेशेंट के बॉडी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट इंटर हो गया, तो उस टाइम से लेके उस टाइम तक कि वो इन्फेक्शियस एजेंट किसी और के पर्सन के बॉडी में वो इस काबिल हो जाए कि वो किसी और को पर्सन को जो है इन्फेक्शन दे सकता है, उनको इन्फेक्टेड कर सकता है, तो इसको कहते हैं लेटेंसी पीरियड। तो ये तमाम चीज़ें हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज में पढ़ते हैं। यहाँ एक जो है इसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा। देखो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर होते हैं स्टेज ऑफ ससेसिबिलिटी। स्टेज ऑफ ससेसिबिलिटी ये होता है कि ये पर्सन जो है इस डिजीज़ के लिए चांसेस है कि इसमें हो जाए। मतलब कि हमारे पास वो लोग जो केमिकल इंडस्ट्री, मतलब वो लोग जहाँ पे अक्सर जो एटॉमिक एनर्जी वाले लोग होते हैं, तो वो ससेप्टेबल किस लिए है कि वो कैंसर वगैरह के लिए ससेप्टेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेज रेडिएशन वगैरह होती है। तो स्टेज ऑफ ससेसिबिलिटी ये है। इसके बाद किसी पेशेंट की अगर एक्सपोजर हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में इंटर हो जाए, सही है। इसके बाद फिर हमारे पास स्टेज आ जाता है किस चीज़ का, सब क्लिनिकल डिजीज़ का। सब क्लिनिकल डिजीज़ ये इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस पेशेंट में आना शुरू हो जाती हैं। सब क्लिनिकल डिजीज़ वो स्टेज है जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी पेशेंट में वो सेल्स वगैरह डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्म उससे नहीं होता। उसका जो है साइन एंड सिम्टम उस पे अभी स्टिल अपीयर नहीं हुए, लेकिन उसके बॉडी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, सही है। इस स्टेज में आप क्या करते हैं, इस स्टेज में अगर आप किसी पेशेंट की स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट जो हमारे पास होते हैं, तो उसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम। ये अक्सर जो हमारे पास मेडिकल करते हैं लोगों का, जो बाहर कहीं जाते हैं या हमारे पास जो है आर्मी वगैरह में इनको सेलेक्ट किए जाते हैं, तो ये क्यों किए जाते हैं, ये इस वजह से, ये स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास है, ये इस वजह से। ऐसा तो नहीं कि उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और स्टिल वो सब क्लिनिकल स्टेज में है, उसे पता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ऑनसेट ऑफ अ डिजीज होते हैं और क्लिनिकल डिजीज यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और ये एक ऐसा स्टेज है कि यहाँ पे आप डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिंग टेस्ट जो हम करते हैं लैब्स वगैरह, तो वो क्लिनिकल डिजीज स्टेज में हम करते हैं, सही है। तो ये एमसीक्यूज की याद रखें कि जो हमारे पास यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस जो है वो कौन सा स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज है। और इसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है, स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी और
डेथ। तो अब यहाँ देख ले, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में ये चीज़ें आती हैं कि हमारे पास पेशेंट सेसिबिलिटी में, इसके बाद सब क्लिनिकल डिजीज उसमें आना हो जाती है, फिर उसके बाद साइन एंड सिम्टम अपेयर हो जाते हैं, फिर ये हमारे पास एक या तो रिकवर हो जाता है या डिसेबिलिटी या डेथ हो जाते हैं। तो ये हमारे पास हर डिजीज़ के लिए अपनी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ होती है। तो वो हमें क्या बताती है, वो हमें ये बताती है कि हम किस तरह उस पेशेंट की केयर करेंगे, किस तरह हम उस पेशेंट की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ससेप्टेबल होस्ट है, ये सब क्लिनिकल डिजीज है। पॉइंट ऑफ एक्सपोजर जी, यहाँ अगर आपका एक्सपोजर हो जाता है तो उसके बाद आप में क्लिनिकल डिजीज आना शुरू हो जाते हैं। ये क्या है, ये डिटेक्टेबल क्लिनिकल डिजीज है। सब क्लिनिकल डिटेक्टेबल मतलब कि यहाँ पे आप स्क्रीनिंग के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। सही है। इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, ऑनसेट ऑफ सिम्टम यहाँ स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है। मतलब अगर किसी पेशेंट को लंग्स प्रॉब्लम है तो उसको टीबी वगैरह अगर किसी पेशेंट को है, सही है, तो उसमें आपके पास ब्रीथिंग प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, खांसी वगैरह ये चीज़ें शुरू होती हैं, तो वो क्लिनिकल स्टेज में आ जाते हैं। यहाँ पे आप डायग्नोज कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपके पास आउटकम होता है या रिकवरी हो जाती है। सही है। इसके बाद या उसमें कोई डिसेबिलिटी, कॉम्प्लिकेशन, डेथ वगैरह उसमें हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज है। तो अब आप लोग ये सोचेंगे कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी मैं बता दूं, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोग्रेशन फ्रॉम disease onset to cure or death is important for epidemiologists. Natural history is as important as causal understanding for prevention and control of disease. देखो, जब आपको नेचुरल हिस्ट्री का पता होगा किसी डिजीज का, तो उससे आप लोगों को प्रिवेंट भी कर सकेंगे, उससे आप लोगों को ट्रीट भी कर सकेंगे, और ये एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। द अर्लियर यू कैन बिकम अवेयर ऑफ अटैक। अच्छा देखो, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में ससेबिलिटी होती है, सब क्लिनिकल स्टेज, इनका आपको पता होता है। तो जितना जल्दी आपको किसी डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री का पता होगा, उतना अच्छे तरीके से आप उस डिजीज को ट्रीट कर सकेंगे, उस पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकेंगे। अब यहाँ हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ है। The idea that an exposure can lead to varying signs, symptom and severity of same disease in population in the spectrum of a disease. Why do we have varying degree of severity or outcome? The outcome will depend on interactions of host agent and environment factor. तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। हमारे पास स्पेक्ट्रम एक होता है कि उसमें क्या है कि ये एक स्पेक्ट्रम है। सही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेल्थ लिखा है, यहाँ पे उन्होंने डिजीज लिखी है, ये उसका बॉर्डर लाइन है। इस साइड पे आते हैं तो आप हेल्थी कहलाते हैं, इस साइड पे आप आते हैं डिजीज पर्सन कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि होस्ट एजेंट और इन्वायरमेंट के दरमियान अगर इंटरेक्शन होगा तब आपको डिजीज होगी। अगर होस्ट या एजेंट या एजेंट इन्वायरमेंट के दरमियान आप ब्रेक कर लें तो फिर आपके पास किसी पेशेंट को क्या होते हैं, डिजीज नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास कहता है, ये देखो, ये हमारे पास लेक्चर ऑफ पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट यूनिट का रिमेनिंग पार्ट। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।